next topic is iron and steel factory. The British were aware to the historical role metal working had played in supporting indigenous power through the production of arm and ammunitions. Yes, ब्रिटिश जो है ये पहले से ही जानते थे, इस चीज़ का उन्हें पता था। उन्हें ऐतिहासिक भूमिका पता थी किसकी, धातु की, मेटल वर्क की, कि इनका महत्वपूर्ण रोल है किसके अंदर, प्रोडक्शन ऑफ आर्म एंड अम्यूनिशन, हथियार और गोला बारूद के अलावा, ठीक है ना। दिस रिजल्ट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दैम आर्म एक्ट इन 1878 विच रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू फायर आर्म्स। यस, इसका परिणाम क्या हुआ कि 1878 के अंदर जो है इसको फायर आर्म्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया। दे ऑल्सो sought to limit India's ability to mine and work metal for use in future. Was a rebellion in areas like metal rich राजस्थान। यस, और हम इंडिया के अंदर जो है बहुत राजस्थान जो है मेटल रिच है इसके लिए, और इसमें बहुत से आंदोलन भी हुए। इंडियाज स्किल इन कास्टिंग ब्रास cannon and made Indian artillery formidable adversary from the region of Akbar to the Maratha and Sikh wars 300 years later. By the early 19th century, most of the mines in Rajasthan were abandoned and the mining caste was extinct. Yes, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे कास्टिंग ब्रास कैनन मतलब तोप हुई जिन्नी मेटल से बनती थी, जिनने अकबर मराठा इन लोगों ने जो है कई वार्स किए एंड जीते भी, ठीक है। और राजस्थान धीरे धीरे जो है 19th सेंचुरी में ये माइंस वगैरह जो है वो बंद होती गई, एक्सटिंक्ट, ठीक है, विलुप्त होती गई। ड्यूरिंग द कंपनी पीरियड मिलिट्री ओपोनेंट वर eliminated and princely states subjugated and the capacity to mine and work metal declined। और धीरे धीरे जो इनकी कैपेसिटी थी माइन की वो ख़त्म होती गई। Largely due to the British tariff as late as the rebellion of 1857, because the mining of lead ammunition at Ajmer was preserved as the threat, the British closed the माइंस, और ब्रिटिश ने जो है माइंस की जो है वो क्लोज कर दी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज फाउंडेड बाय जमशेदजी टाटा एंड एस्टेब्लिश्ड बाय दोराबजी टाटा ऑन 21 अगस्त 1907। यस, टिस्को, इसे शॉर्ट में टिस्को भी कहते हैं, टिस्को TISCO, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज फाउंडेड। ये जमशेदजी टाटा द्वारा जो है बनाई गई थी, ठीक है, कंपनी। और इसके अलावा किसने स्टार्ट की थी, ये दोराबजी टाटा ने 26 अगस्त 1907 में। एंड बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। और इसमें जो है स्टील जो है वो प्रोड्यूसिंग हुआ कब, 1912 से, एज अ ब्रांच ऑफ जमशेदजी टाटा ग्रुप। By 1939, it operates the largest steel plant in the British Empire। और 1939 में जो है ब्रिटिश एम्पायर ने इसे क्या करा, स्टील प्लांट को बढ़ाया, ठीक है, और ऑपरेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। यस, द कंपनी लॉन्च अ मेजर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम इन 1951। यस, कंपनी ने बहुत से ऐसे प्रोग्राम जो है बढ़ाए अपने। लेटर इन 1958 द प्रोग्राम वॉज अंडरग्राउंड टू 2 million metric tons per annum project। Prime Minister Jawaharlal Nehru, a believer in Harold Lasky Fabian socialism। यस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हैरोल्ड लास्की के जो है फैब्रिन सोशलिज्म पे विश्वास करते थे। डिसाइडेड दैट द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को जो है ज़रूरी समझा, ठीक है। इन इंडिया नीडेड, और इंडिया को उसकी ज़रूरत थी, मैक्सिमम टू स्टील प्रोडक्शन के लिए। ही देयरफॉर फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट ऑन कंपनी, उन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट कंपनी बनाई, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जिसे HSL कहा जाता है, एंड सेट अप 3 स्टील प्लांट्स इन द 1950s।
और 3 स्टील प्लांट्स जो है 1915 में एस्टेब्लिश किए गए। क्लियर स्टूडेंट। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर इंडस्ट्रीज़। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ब्रिटिश एम्पायर अथॉरिटी डेलीगेटेड इन बंगाल फ्रॉम द 17th सेंचुरी अंटिल डिसॉल्व्ड इन 1857। यस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ब्रिटिश एम्पायर अथॉरिटी थी इस पर, ठीक है। वो डेलीगेटेड जो है बंगाल आया कब, 17th सेंचुरी में, डिसॉल्व ऑफ 1857। द डच एंड फ्रेंच वर द फर्स्ट जूट ट्रेडर। डच और फ्रेंच जो थे वो फर्स्ट जूट ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे जूट की। द कंपनी बिगैन एक्सपोर्टिंग गनी सैक टू साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। यस, कंपनी ने जो है एक्सपोर्ट करना शुरू किया साउथ ईस्ट एशिया को टू साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी। इन द 1830 थॉम्स नेक इम्पोर्टेड जूट। इस 1830 में जो है थॉम्स नेक जो थे उन्होंने इम्पोर्ट किया जूट टू डूंडी सी एंड एक्सपेरिमेंट यूजिंग फ्लैक्स स्पिनिंग मशीन्स टू मेक क्लोथ। उसके एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज़ लिया इसको फ्लैक्स स्पिनिंग मशीन्स, कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है ना, सूत का, ठीक है। किस चीज़ का उन्होंने बनाया, यस, फ्लैक्स का, ओके, फ्लैक्स से। दिस वॉज नॉट इनिशियली सक्सेसफुल, लेकिन ये क्या है, सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट यूज्ड एज अ स्मॉल मिक्सचर विथ फ्लैक्स अंटिल दे डिस्कवर्ड वॉट दैट वेल ऑयल मेड इन सॉफ्ट इनफ टू बी स्पन। लेकिन कपड़ा तो इससे नहीं बना, लेकिन इससे क्या बना, सॉफ्ट ऑयल ज़रूर बना था। डिमांड फॉर जूट स्काई रॉकेटेड एज इट यूज इन सैक रोप्स एंड क्लोथ्स डिस्प्लेस्ड फ्लैक्स। यस, और धीरे धीरे जो है इनकी डिमांड बढ़ती गई, किसकी, मतलब ये जूट से बने हुए सामान की। जैसे जूट से क्या बनता है, बोरी बनती है, रस्सी बनती है, ठीक है ना, क्लोथ्स डिस्प्लेस्ड फ्लैक्स की जगह। बिटवीन 1833 एंड 1855 बंगाल सॉ अ बूम इन ग्रोइंग जूट। यस, 1833 और 1855 में बंगाल में जो है जूट काफ़ी मात्रा में ग्रो हुआ। बट अ डिक्लाइन इन इट्स कॉटेज हैंड स्पिनिंग। लेकिन इससे जो है हैंड स्पिनिंग जो था, कॉटेज इंडस्ट्री जो थी, वो क्या हुई, उसका पतन होता गया। इन 1855 जॉर्ज ऑकलैंड वॉज फाइनेंस बाय December Sen to import Dundi fabric spinning machinery to start the first factory in India at Serampore. Yes, जॉर्ज ऑकलैंड जो है वॉज फाइनेंस्ड, उन्हें फाइनेंस किया गया किसके द्वारा, दिसंबर सेन के द्वारा। उन्होंने फिर इम्पोर्ट किया डूंडी फैब्रिक, ठीक है, कपड़ा डूंडी फैब्रिक, और मशीनरी भी उन्होंने यूज़ करी, और फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने खोली, फिर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सेरामपुर में। ऑल तो अ फेलियर, लेकिन इसकी भी विफलता के बाद ही इंस्पायर्ड द बोर्नियो कंपनी। यस, ये बोर्नियो कंपनी से बहुत इंस्पायर्ड थे टू स्टार्ट अ स्टीम पावर्ड वीविंग एंड स्पिनिंग मिल्स। फिर इन्होंने स्टार्ट किया क्या, स्टीम पावर्ड वीविंग एंड स्पिनिंग मिल्स, वेयर अपॉन अ डजन कंपनीज बिगैन प्रोड्यूसिंग फॉर डोमेस्टिक इंडियन यूज़ एंड एक्सपोर्ट टू द ईस्ट। फिर बहुत सी कंपनी जो है स्टार्ट हुई इससे, डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ें वो बनाती थी एंड एक्सपोर्ट भी करती थी ईस्ट में। बाय 1908 कलकत्ता वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर हैविंग सरपास डूंडी। यस, और 1908 के अंदर कलकत्ता जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया, ठीक है। फ्रॉम द 1819 द मारवाड़ीज हैड entered the market as broker and become the dominant over an industry employing over 3 lakh workers. यस, 1890 में जो है मारवाड़ियों ने मार्केट में एंटर करा एज ए ब्रोकर, ठीक है, और उन्होंने डोमिनेट, पूरा ही जो है डोमिनेट हुआ इससे, हतोत्साहित हुआ इससे, और करीबन इस इंडस्ट्री के द्वारा जो है 3 lakhs वर्कर को एम्प्लॉय भी मिला। इन द रीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया नॉन एज बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, मैनी इंडस्ट्रीज पिनोरेड Indian involvement in coal mining from 1894. They broke the previous monopolies held by British and other Europeans, establishing many collieries at
located such as Khas, Jharia, Jamadoba, Bihari, Tirsa, Katrasgarh, Khalid, Kasunda, Govindpur, Sijua, Loyabad, Dhansar, Buli, Bereno, Mugma, Chasnala, Bokaro, Bugadit, Putki, Chirkunda, Bowara, Sindhi एंड केवद्यत एंड डुमका। ये प्लेस में ये जो है धीरे धीरे क्या हुआ, फैलता गया, इन्वॉल्वमेंट होता गया इनका, किसमें, कोल माइनिंग्स के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ की क्या प्रोग्रेस हुई। इन द 17th सेंचुरी इंडिया वॉज अ रिलेटिवली अर्बनाइज्ड एंड कमर्शलाइज्ड नेशन विद अ बॉयकॉट एक्सपोर्ट ट्रेड developed largely to cotton textile but also including silk, spice and rice. India was the world main producer of cotton textiles and had a substantial export trade of Britain as well as many other European countries via the East India Company. Indian textiles were banned from import in the Calico Act of 1720। यस, इंडियन टेक्सटाइल्स जो है उसे बैन कर दिया गया, किस एक्ट के थ्रू, कैलिको एक्ट इन 1720 आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री ओवर द मुगल एम्पायर, बैटल ऑफ बक्सर। जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो इसमें क्या है, मुगल एम्पायर की आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री में हार हुई थी और ब्रिटिश जो है वो जीते थे। इंडिया वॉज डी इंडस्ट्रियलाइज बाय successive EIC, British and colonial policies, yet as the British cotton industry underwent a technological revolution during the late 18th early 19th centuries, the Indian industry started and the country was decentralized। yes, जो इंडस्ट्री थी, इंडियन इंडस्ट्री स्टार्ट तो हुई थी लेकिन कंट्री जो है वो क्या हो गई थी, डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई थी। इवन एज लेट एज 1772 हेनरी पेटोला, yes, in the course of his comment on the economic resource of Bengal, could claim confidently that he demanded for Indian textiles could never reduce since no other nation could equal to rival in a quality. However, by the early 19th century, the beginning of a long history of decline of textiles export is observed। yes, मतलब इसमें कुछ प्रोग्रेस हुए तो कुछ हानियाँ भी हुई हमें ना। yes, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ स्टूडेंट्स, वो आपको करने हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को, व्हेन वाज इट सेट अप, तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 66 पे। पेज नंबर 66 पे हमने यस यहाँ से इसका आंसर आएगा, ये आपको करना है। ओके, फर्स्ट टिस्को का फुल फॉर्म है ये, और ये कब इस्टेब्लिश हुई दादा, ये ओके, ये आपको फर्स्ट का आंसर करना है, फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट सेकंड का आंसर जो है वो है, सेकंड, हाउ डिड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, हाउ डिड, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमें 64 पे मिलेगा। ट्रेडिंग कंपनीज परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, पेज नंबर 64। yes, पेज नंबर 64। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा, ये British economic policies gave them the monopoly over India's largest market and raw materials such as cotton. India served a both significant supplier for raw goods. British manufactured and large captive market
ये आंसर है इसका सेकंड का। ओके, थर्ड जो है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमारा है, यस, व्हाई डिड ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप कम टू इंडिया टू बाय टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो इसका आंसर भी पेज नंबर 64 पे है, और ये फोर्थ का भी 64 पे है। जब वो देख लीजिए, व्हाट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डू टू डिस्करेज द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। तो इनका हम देख लेते हैं पेज नंबर 64 पे, थर्ड एंड फोर्थ का। यस, थर्ड का आंसर यहाँ से यहाँ तक करना है आपको। ओके, ये थर्ड का है। देन फोर्थ का आंसर आपको यहाँ से करना है। यस, ये फोर्थ का यहाँ से करना है, फोर्थ का आपको यहाँ से यहाँ तक, ये फोर्थ का आंसर करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो थे स्मॉल छोटे क्वेश्चन। अब जो लेंदी क्वेश्चन है वो है हमारे, राइट अ नोट ऑन अ प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रीज इन ब्रिटिश इंडिया। तो इसका लास्ट हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है, प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रीज, ये पैराग्राफ करना है। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। ओके, लॉन्ग का फर्स्ट क्लियर। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द डिक्लेन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसका आंसर डिक्लेन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री 64 पेज नंबर पे है। इसका आंसर पेज नंबर 64 पे ये, यस, द टेक्सटाइल्स ऑफ इंडियन, डिक्लेन ऑफ टेक्सटाइल्स, ये यहाँ से करना है आपको। ओके, ये लॉन्ग का सेकंड है। क्लियर स्टूडेंट, जो लॉन्ग का फोर्थ है वो है हमारा, सॉरी थर्ड, डिस्कस टू फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लेन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स अंडर ब्रिटिश रूल। तो इसका आंसर हमने लगाया है पेज नंबर 66 पे है। यस स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर यहाँ से करना, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लेके, ये थर्ड का आंसर है। ठीक है, यहाँ से पूरा ये यहाँ तक आ जाएगा। ओके, देन लास्ट जो है वो भी इसी पे ही है, फोर्थ पे ही लॉन्ग का, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आयरन, ये आपको करना है। यस, ये इसमें से आएगा फोर्थ का, लॉन्ग के फोर्थ का, इसमें से करना है आपको। कहाँ तक करना है, ब्रिटिश माइंस तक। यस, यहाँ तक आपको ये करना है। ओके स्टूडेंट, तो आप गुड हैंड राइटिंग में अच्छे से करना। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।